बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कैट्स ने इंटरनेशनल मंच पर खड़े होकर ऑफिशियल तौर पर कल ये कबूल किया कि ईरान के तेहरान के अंदर हमास के चीफ इस्माइल हानिया का जो कत्ल हुआ था वो दरअसल में हमने करवाया था। अब जरा डिफेंस मिनिस्टर की बात को रोककर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की बात सुनो। नेतन्याहू ने स्टेटमेंट में ये कहा है कि हमास उधर उम्मीद कर रहा था कि हिजबुल्ला और ईरान उसको बचाने आएंगे, लेकिन हिजबुल्ला और ईरान दोनों ही अपने उन जख्मों को चाटने में लगे हुए हैं जो हमने उनको दिए हैं। पहले जरा इस स्टेटमेंट का पोस्टमार्टम कर लेते हैं। पिछले करीबन 1450 सालों से ये जख्म देने की कोशिश करते हैं, छोटे मोटे जख्म देने में कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन दरअसल में जो जख्म लगता है मुसलमानों को वो उन गद्दारों की वजह से जो यजीद की नस्ल से पैदा हुए हैं और यजीद जैसे ही कारनामे उस वक्त से लेके अब तक करते आ रहे हैं। इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था, लेकिन रेसिस्टेंस ने जो इनके खिलाफ मोर्चाबंदी खोली थी उसका तोड़ नहीं निकाल पा रहे थे। तोड़ निकला कैसे? यजीद की औलादों ने एक बार फिर से गद्दारी की, मक्कारी करते हुए मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपा और वहीं से जख्म लगना शुरू हो गए। इस्माइल हानिया, याह्या सिनवार, हसन नसरल्ला, इन तमाम बड़े लीडर्स को ख़त्म करने के बाद और इनके रेसिस्टेंस फ्रंट को पूरी तरीके से कमज़ोर करने के बाद अब निशाने पर यमन है। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि यमन के तमाम मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म किया जाएगा, इनके लीडर्स के हेडक्वार्टर्स को ख़त्म करेंगे, इनके बड़े बड़े लीडर्स को टारगेट करके ख़त्म किया जाएगा। यानी ईरान के जितने भी फ्रंट हैं उन तमाम को हम कुचल कर रख देंगे। लेकिन इन बातों का यमन के ऊपर कुछ भी असर देखने को नहीं मिला। उल्टा यमन ने दोबारा से हाइपरसोनिक मिसाइल दागते हुए इजराइल के कैपिटल तेल अवीव को टारगेट किया और खबर है कि दोबारा से बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए हैं। एक रिपोर्ट में यह भी दावा है कि इजरायली आर्मी के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने इस बार यमन की मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया है। देखा जाए तो इजराइल ने ईरान के लगभग तमाम फ्रंट्स पर या तो काबू पा लिया है या उनको बंद कर दिया है। लेकिन ऐसे में मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा कुछ नए फ्रंट्स की ओर जो पहले के फ्रंट से ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं इजराइल के लिए। मैं लगभग 2-3 दिन से ये इस बात पे तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि इजिप्ट और जॉर्डन के अंदर हुकूमतों के खिलाफ एक बड़ा इंकलाब पनप रहा है। अब ताज़ा हालात है मिस्र यानी इजिप्ट से। इजिप्ट के प्रेसिडेंट अल सीसी जो इजराइल के गवर्नर के तौर पर काम करते हैं, उनके खिलाफ इजिप्ट में बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट होना शुरू हो चुके हैं और वो धीरे धीरे वायलेंट भी होते जा रहे हैं। इजिप्ट की कुछ ऐसे ग्रुप्स जो अल सीसी के खिलाफ हैं, जिनके बड़े बड़े लीडर्स यानी अल सीसी के कॉम्पिटिटर्स जिनको उसने जेलों में डलवाया हुआ है, उनके ग्रुप्स ये फैसला कर रहे हैं, इस पर विचार कर रहे हैं कि हमें भी सीरिया की तरह आर्म स्ट्रगल करना चाहिए और अल सीसी की गवर्नमेंट को उखाड़कर फेंकने की अब मुहिम छेड़ देनी चाहिए। इजिप्शियन आर्मी की तमाम पाबंदियों के बावजूद भी इजिप्ट से कुछ वीडियो सामने आना शुरू हो गई हैं जिसमें देखा जा रहा है कि इजिप्ट के लोग अल सीसी की गवर्नमेंट के खिलाफ वायलेंट प्रोटेस्ट करना शुरू कर चुके हैं। अब अगर ये प्रोटेस्ट एक सिविल वॉर का रूप ले लेते हैं और सिविल वॉर में बाजी मार लेता है कोई ऐसा ग्रुप जो ईरानियन सपोर्टर हो या एंटी इजराइल हो, तो इजराइल की बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उधर सीरिया की नई गवर्नमेंट के जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, उन्होंने यूनिटी कायम करके डिफेंस मिनिस्ट्री फॉर्म करने का फैसला ले लिया है। जुलानी ने एक नई तरकीब लगाई है, पता नहीं कहां से इनको आइडिया दिए गए हैं। जब सूट बूट में आ गए हैं तो आप समझ सकते हो कि कहां से आइडिया आ रहे होंगे। इन्होंने जो तमाम ग्रुप थे अलग अलग टाइप के जिन्होंने असद के खिलाफ जंग छेड़ी थी, सीरिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के कंट्रोल में कर लिया है। अब वो डिफेंस मिनिस्ट्री की मानेंगे कैसे? क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री में और सीरिया की गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री के अंदर यानी जो कैबिनेट होती है उसमें अलग अलग ग्रुप्स के जो बड़े बड़े लीडर्स होंगे उन तमाम को कोई ना कोई पोजीशन यानी किसी न किसी तरह की लीडरशिप दी जाएगी। इस तरह से क्या होगा कि गद्दी ना मिल पाने की वजह से किसी भी ग्रुप का कोई लीडर विद्रोह नहीं करेगा, सबको इज्जत, रुतबा और कुर्सी दी जाएगी। मैंने कहा था ना आपसे, ये तमाम सत्ता और कुर्सी के ही तो लालची हैं। वहीं इजराइल की आर्मी साउदर्न लेबनान में अभी भी प्रेजेंट है और इजरायली आर्मी ने ये कहा है कि हम लेबनीज आर्मी की सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं है। मतलब जो 60 दिन का पीरियड मुकर्रर किया गया था इजरायली आर्मी के विड्रॉल के लिए, इनका ये कहना है कि हम 60 दिन बीतने के बाद भी लेबनान में प्रेजेंट रहेंगे और हिजबुल्ला के ठिकानों को बर्बाद करते रहेंगे और लेबनीज आर्मी जो हमारे साथ कोऑपरेशन कर रही है उससे हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। नहीं, इनको सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होंगे तो ये जो चाहे वो करेंगे और कोई इनको रोकने वाला नहीं। साउदर्न लेबनान के घरों में अभी भी एक्सप्लोसिव डिवाइस लगाते हुए मतलब सीज फायर की पूरी तरीके से धज्जियाँ उड़ाकर
लेबनान के घरों को ये अभी भी उड़ा रहे हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पर खामोश है, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी तो इजराइल की जेब में है। वहीं ईरान ने एक शॉकिंग मूव से अमेरिकन प्रोडक्ट व्हाट्सएप और प्ले स्टोर से बैन हटा लिया है। ईरान, रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसे कुछ देशों ने अमेरिकन और इजरायली सर्विसेज पर जासूसी की वजह से पाबंदियां लगाई हुई थी। अब ईरान का इन दो चीज़ों पर से बैन हटाना ईरान के लॉ मेकर्स को परेशान कर रहा है और उन्होंने ये वार्निंग दी है कि इस पर से बैन हटाना अमेरिकन और इजरायली स्पाइज एजेंसीज के लिए एक गिफ्ट है। वो आराम से आपके ऊपर नज़र रख सकते हैं, आपकी बातें सुन सकते हैं, आप क्या कर रहे हो, किसे देख रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या प्लानिंग कर रहे हो, सब उन्हें पता लगता रहेगा। ये जो फ़ोन आप चला रहे हो, इसमें जो एंड्रॉयड सिस्टम है, व्हाट्सएप, फेसबुक, सब उन्हीं का है, उन्हीं के कंट्रोल में है। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसको देखकर मुझे तो ऐसा महसूस होता है जैसे सीरिया का खुद मुख्तारी वाला अपना कोई रुतबा है ही नहीं। पहले ये ईरान और रशिया के दम पे टिके हुए थे तो उनके हिसाब से चलते थे, अब ये तुर्की, इजराइल और अमेरिका के दम पे जीने लगे हैं तो अब ये इनके हिसाब से चलेंगे। उधर खबर बड़ी चर्चाओं में है कि अमेरिका को पाकिस्तान से डर लग रहा है। देखो, ये चाहे कितने भी खतरनाक हथियार बना लें, उन हथियारों से कितने भी लोगों का कत्ल कर दें, कितनी भी ज़मीनों पर कब्जा कर लें, किसी को भी धमकी दे दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई सामने वाला ओपोनेंट या कोई कमज़ोर, कोई ताकतवर हथियार बना ले तो इनका पूरा सिस्टम चरमरा जाता है। जबकि बेचारा पाकिस्तान पूरी ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अमेरिका की गुलामी करता है, उसके बावजूद भी अमेरिका का ये कहना है कि पाकिस्तान कुछ ऐसे लॉन्ग रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल्स को बना रहा है जिसमें वो न्यूक्लियर वॉरहेड लगाकर सीधे अमेरिका पर निशाना साध सकता है। इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करने वाली कुछ कंपनीज पर बैन लगा दिया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। इस वीडियो को शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।